दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर वीक नंबर 15 जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर छात्रों को पढ़ना होता है उससे रिलेटेड है और वो है हमारा फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स यानी कि बल, वह कारण जो किसी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु में स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। जो हमारी सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण होता है और उसमें दिशा नहीं होती है। तो ये हमारी एक सवाल भी बनता है हमारा कि हमारी जो बल जो होती है वो कौन सी राशि होती है। और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ पर जो बल की इकाइयाँ होंगी वो हमारे द्रव्यमान और त्वरण के इकाइयों पर निर्भर करेगी। तो इसमें MKS प्रणाली में न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि किलोग्राम जो है हमारी द्रव्यमान की इकाई होगी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारी त्वरण की इकाई होती है। इसलिए ये हमारी जो बल की इकाई है वो MKS प्रणाली में न्यूटन हो जाती है। CGS प्रणाली में इसको हम बल की इकाई को डाइन में लेते हैं, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भी होती है। इसी प्रकार अगर हम FPS प्रणाली में लें तो ये हमारी पाउंडल होती है, या इसको हम पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। बल का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। बल के परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसे एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा बल के आगे तीर भी प्रदर्शित किया जाता है। सीधी रेखा की लंबाई बल का परिमाण व तीर बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो रेखा की लंबाई है, मान लीजिए हम एक लाइन खींचते हैं 5 सेंटीमीटर की और वहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर 1 kg बल के बराबर है, तो इसी वजह से वो लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सीधी रेखा की लंबाई है वो बल का परिमाण शो करती है और तीर जो है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे एक बल A से B तक कार्य कर रहा है, यानी कि एक P जो बल है वो A से B की तरफ अगर कार्य कर रहा है तो उसे हम AB ऊपर तीर लगा करके संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यदि यही बल B से A की तरफ काम करेगा तो इसे हम BA लिख करके ऊपर तीर संकेत द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं। इसके बाद है समानांतर बल, यानी कि पैरेलल फोर्सेस। जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि उन बलों की दिशा एक दूसरे के समानांतर होती है तो ऐसे बल समानांतर बल कहलाते हैं। समानांतर बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समदिश समानांतर बल, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरा होता है विपरीत समानांतर बल, जो कि हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से जिनको हम जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बल P और Q एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए ये समदिश समानांतर बल कहला रहे हैं। और P और Q इस चित्र के अंदर अपोजिट साइड में काम कर रहे हैं, इसलिए ये विपरीत समानांतर बल कहलाएंगे। समदिश समानांतर बल क्या होते हैं? जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे सभी समानांतर बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों तो ऐसे बल समदिश समानांतर बल, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। इसके विपरीत समानांतर बल क्या होते हैं? जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तथा एक दूसरे से समानांतर पे हों तो ऐसे बल हमारे विपरीत समानांतर बल कहलाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, ये P और Q यहाँ पर हमारा विपरीत समानांतर बल है, लेकिन इस कंडीशन में P और Q क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं इसलिए ये समदिश समानांतर बल कहलाते हैं। इसके बाद है परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव एक बल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो परिणामी बल कहलाता है। परिणामी बल निकालना, इसके अंदर है पहला
प्रथम स्थिति, सीधी रेखा में अगर बल काम कर रहे हैं उस कंडीशन में परिणामी बल कैसे निकलेगा? जब सभी बल एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों, तो जब दो या दो से अधिक बल एक सरल रेखा में एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों तो सभी बलों का परिणामी बल सभी बलों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होगा। यदि 5 बल, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, पी क्यू एम एन ओ एक ही सरल रेखा ए बी पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों तो इनका परिणामी बल R इनके योग के बराबर होगा। यानी कि ये ए से बी की तरफ काम कर रहे हैं, पी क्यू एम एन ओ बल, तो इन सभी का जो टोटल है वही उनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कि परिणामी बल कहलाता है। तो परिणामी बल R बराबर होगा पी क्यू एम एन ओ को प्लस करने पर जो आएगा वो। परिणामी बल की जो दिशा है सभी बलों की दिशा में ही होगी, क्योंकि सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो बल की दिशा है वो ए से बी हो जाएगी, और इसको हम तीर द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं। इसके बाद है, जब बल एक ही सरल रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो क्या होगा? जब दो या दो से अधिक बल एक सरल रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो परिणामी बल उनके अंतर के बराबर होता है। यानी कि उनके अंतर में जो उनका टोटल डिफरेंस हो जाता है, एक साइड में जाने वाले और उसके विपरीत दिशा में जाने वाले, उन दोनों को अगर घटा देंगे वही उसका परिणामी बल होगा। जैसे एक सरल रेखा ए बी पर 5 बल पी क्यू एम और एन व ओ में पी एम ओ एक दिशा में तथा क्यू और एन पहले बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी बल पी एम और ओ के योग, यानी कि इन तीनों के योग, व क्यू और एन के योग के अंतर के बराबर होता है। यानी कि पहले हम इनको जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसका परिणामी बल होगा, तथा परिणामी बल प्रथम 3 बल व द्वितीय 2 बलों में ज़्यादा बल की दिशा में ही होगा। मान लीजिए अगर पी एम ओ का जो बल है वो क्यू और एन से ज़्यादा होगा तो इनकी दिशा में बल जाएंगे, परिणामी बल इनकी दिशा में जाएगा, और अगर क्यू और एन का योग जो है इनके योग से ज़्यादा हो जाएगा तो परिणामी बल की दिशा क्यू एन की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर परिणामी बल R बराबर होता है P प्लस एम प्लस ओ माइनस क्यू माइनस एन। परिणामी बल की दिशा अधिक बल की तरफ ही होगी। इसके बाद द्वितीय स्थिति यानी कि समानांतर बल में ही हम चल रहे हैं अभी। द्वितीय स्थिति इसमें, जब दो या दो से अधिक समानांतर बल एक ही दिशा में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में 2 या 2 से अधिक बल हैं और एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनका परिणामी बल उनके गणितीय योग के बराबर होता है। उनके गणितीय योग यानी कि टोटल उसको कर देते हैं, तथा जिस दिशा में समानांतर बल कार्य कर रहे हैं उसी दिशा में परिणामी बल भी कार्य करेगा। यह परिणामी बल सभी बलों को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर कार्य करेगा। यह परिणामी बल सभी बलों को मिलाने वाली जो रेखा है पर ही किसी बिंदु पर काम करेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये 3 बल एक पी और क्यू तक की जो रेखा है इस पे काम कर रहा है, तीनों बल इस रेखा पे काम कर रहे हैं, तो इनका परिणामी बल भी इसी रेखा पे काम करेगा। जैसे माना 2 समानांतर बल एम और एन क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो इनका परिणामी बल R बराबर होगा m प्लस एन। उसी दिशा में बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा के बीच बिंदु O पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर 2 बल हमारे M और N P और Q बिंदु पे काम कर रहे हैं, और चूंकि ये समानांतर हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो इनका जो परिणामी बल होगा वो इसी रेखा पर O बिंदु पे काम करेगा, और यहाँ पे ये R जो है वो परिणामी बल ही है। अतः
बिंदु O दोनों बलों के बीच की दूरी को बलों के व्युत्क्रमानुपात में अंततः विभाजित करता है। व्युत्क्रमान एक अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसमें एक का मान बढ़ता है तो दूसरा का भी बढ़ता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। तो यहाँ पर m/n जो होता है वो OQ, यहाँ पर OQ बटे में PO के बराबर होगा। तो m/n बराबर OQ/PO, और इसको जब ब्रज गुणा करेंगे तो m का गुणा PO से हो जाएगा और n का गुणा OQ से हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल R जो है m-n उनके समानांतर बड़े बल की दिशा में कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी दो बल हमारे m और n जो है विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, P और Q के ऊपर। तो इसके अंदर जो परिणामी बल होगा इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसी की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर m से परिणामी बल की दूरी m × PO और n की परिणामी बल से दूरी QO का गुणा करेंगे तो m बराबर आएगा n × QO/PO, और n का मान निकालना है तो m × PO/QO से निकाल सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं। इसके बाद है तीसरी स्थिति, परस्पर काटते हुए बल। जब दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में एक ही बिंदु बनाते हुए एक दूसरे से किसी कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल उसी बिंदु पर कार्य करता है। यह बलों के त्रिभुज नियम व समानांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये हम आगे बढ़ेंगे। राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सदिश राशि जिसको कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरी होती है अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों विद्यमान होते हैं वह सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, आघूर्ण, त्वरण, वेग इत्यादि। तो इसमें एक सवाल आता है हमारा एनसीईआरटी के एग्जामों में, इन तीन राशियों में से दे देंगे, चार राशियों में से, और पूछ लेंगे कि ये कौन सी राशि है, या मान लीजिए आपको हम एक राशि दे दें और पूछ ले कि कौन सी राशि है। दूसरा हो सकता है कि सदिश राशि के उदाहरण इन तीन में से कौन से हैं। उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी मैंने एक पेपर बनाया है एससीईआरटी के लिए, उसके अंदर बल में से भी मैंने क्वेश्चन लिया है। हर चैप्टर में से सवाल लेने का प्रयास किया है। जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो एससीईआरटी के पेपर बनते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, उसके अंदर मेरे को भी मौका मिलता है, तो उसके लिए मैं पेपर तैयार करता हूँ। इसके बाद है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, वजन, चाल, समय आदि। इसके अंदर आपका परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। ऊपर वाली जो राशियां होती हैं इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए वो सदिश राशि कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा बलों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। पहला होता है स्पेस डायग्राम और दूसरा होता है वेक्टर डायग्राम। स्पेस डायग्राम क्या होता है? जिस डायग्राम द्वारा बल के कार्य करने की दिशा तथा बल के कार्य करने की क्रिया रेखा बताई जाती है, स्पेस डायग्राम कहलाता है। ये हमारा पहला जो चित्र है वो स्पेस डायग्राम कहलाता है। दूसरा है वेक्टर डायग्राम। जिस डायग्राम में बल को पैमाना मानकर बल का परिमाण तथा दिशा के साथ ड्राइंग बनाई जाती है, वेक्टर डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर इन दोनों चित्रों के अंदर एक ही अंतर है कि इसको नाप करके बनाया है और इसको बिना नापे बनाया है। इसके अंदर बिना नाप किए और इसके अंदर केवल डायमेंशन लिख दी है। यहाँ पर इसको नाप करके बनाया गया है और इसके अंदर कोण को और दिशा को और सारी चीज़ों को ध्यान रख करके बनाया है, इसीलिए इसको हम वेक्टर डायग्राम कहते हैं। जैसे माना किसी बिंदु पर 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम के दो बल
एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं तो इनके स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम को निम्न प्रकार बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बनाना है। माना 10 kg बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 60 kg हमारा 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और इसीलिए 80 kg भी हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। चित्र इस वाले ए चित्र में चित्र 14.6 के अनुसार किसी बिंदु O पर, ये बिंदु O है, O पर दो बल OM और 60 kg का और ON 80 kg का 60 डिग्री पर कार्य कर रहा है। यह चित्र ए स्पेस डायग्राम है। इस स्पेस डायग्राम में हम कोई नाप तोल के बिना नहीं नापते और तोलते नहीं है, तो इसमें केवल डायरेक्ट बना दिया जाता है और लिख दिया जाता है। इसी प्रकार चित्र 14.6 में O'M' को 6 सेंटीमीटर नापेंगे तथा भुजा ON को 8 सेंटीमीटर जो 80 kg के बराबर होगी को नाप करके प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके अंदर हम 60 डिग्री का कोण भी नाप करके बना रहे हैं। तो ये जो चित्र है हमारा वो वेक्टर डायग्राम कहलाएगा। तो स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम से रिलेटेड आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेस डायग्राम में हम बिना नापे तोले केवल चित्र बना के उसमें डायमेंशन दे दी जाती है, लेकिन वेक्टर डायग्राम में हम हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट नाप करके पैमाना ले करके और फिर बनाते हैं, तभी वो हमारा वेक्टर डायग्राम कहलाता है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये बलों से संबंधित आपका जो अगला बलों का समानांतर चतुर्भुज का नियम है, जिसके ऊपर की बहुत सवाल आते हैं और मैंने जो पेपर बनाया है इस साल का उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल दिया है। तो मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको आप अपने मेरे चैनल को लाइक करें, अपने वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपके ITI का वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सभी कोर्स जो है पूरा आपको इस पे मिलेगा। साथ में मैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियो भी आपको मिलेंगी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक भी हो सकती हैं और आपकी जॉब प्राप्त करने में भी आपको सहायता कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।